विद्यार्थियों, आज हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस 2018 का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हम और भी प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस का एग्जाम बहुत जल्दी आने वाला है और यूपीआरओ का भी आने वाला है। तो पीवाईक्यू से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो आप इसे ज़रूर देख लेना। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं बिना समय जाया किए। निम्नलिखित में से किन स्थानों में मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो बागौर कहाँ है? राजस्थान में। बागौर राजस्थान और आजमगढ़ मध्य प्रदेश में मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसीलिए इन्हें माइक्रोलिथ काल का काल भी कहा जाता था। उल्लेखनीय है कि इस काल के मानव के अस्थि पंजर का सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला है? प्रतापगढ़ यूपी के सराय नाहराय और महादा नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुक्ल यजुर्वेद की संहिता है? तो वाजस्नेयी। यजुर्वेद क्या है? एक कर्मकांडी वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों संबंधी अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। ये वेद अंशतः गद्य और पद्य दोनों में रचित है। ये 40 अध्याय में विभाजित है। इसमें कुल 1900 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को समग्र संपन्न करने वाले पुरोहित को क्या कहते हैं? अदर्व्यु। तो अदर्व्यु क्या है? जो यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करता है। यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, कौन कौन सी? शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तो शुक्ल यजुर्वेद से कौन सा संबंधित है? वाजस्नेयी संहिता। इसकी भी शाखाएं हैं। वाजस्नेयी संहिता यानी शुक्ल यजुर्वेद की भी दो शाखाएं हैं, कांडव और माध्यम। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, कौन? काटक, कपिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय। ये एक्सप्लेनेशन इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अक्सर इन एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन रिपीट होके आ जाते हैं। आप चाहें तो इस बुक को बाय भी कर सकते हैं, ये वाईसीटी के पीवाईक्यू है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? कालीबंगा राजस्थान में तो ये नहीं है, लोथल गुजरात में तो ये भी नहीं है, तो आलमगीरपुर और उल्लास। विकल्प में दिए गए कथनों में से दो केंद्र आलमगीरपुर और हुलास उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, जबकि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में, कालीबंगा राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है। आलमगीरपुर मेरठ जिले की हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज 1958 ईस्वी में भारत सेवक समाज द्वारा की गई थी। इसका उत्खनन कार्य 1958 में यज्ञदत्त शर्मा ने करवाया था। उल्लास उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल से हाथी गुम्फा अभिलेख किस शासक के विषय में जानकारी का स्रोत है? तो खारवेल। कलिंग शासक खारवेल के विषय में जानकारी का प्रमुख स्रोत हाथी गुम्फा अभिलेख है। उल्लेखनीय है कि हाथी गुम्फा अभिलेख उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर से 4 से 5 मील दूर उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ स्थित है हाथी गुम्फा अभिलेख? तो उड़ीसा की उदयगिरी पहाड़ी। खारवेल के इतिहास को जानने का महत्वपूर्ण स्रोत है, कौन सा स्रोत है खारवेल के इतिहास को जानने का? हाथी गुम्फा का अभिलेख। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। क्या है सूची 1? धनंजय, नीलराज, उग्रसेन, विष्णुगुफा। दक्षिण भारत के समुद्र के समकालीन नरेश और उनके राज्य। धनंजय का राज्य था कुस्तलपुर, नीलराज का अवमुक्त, उग्रसेन का बालक्का और विष्णुगुफा का कांची। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिसमें से एक कथन एक और दूसरा कारण है। भारत पर तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। तो इसमें तुर्की आक्रमण भारत पर सफल हुए थे, हाँ हुए थे। उत्तर भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी, तो दोनों कथन सही है और व्याख्या करता है, तो इसका जवाब हो जाएगा ए। भारत में राजनीतिक एकता के अभाव में तुर्की आक्रमण सफल हुए थे। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सत्य हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। उल्लेखनीय है कि अरबों के पश्चात तुर्कों ने भारत पर आक्रमण किया। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम जो सुल्तान था वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। जबकि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम तुर्की मुसलमान सुबुक्तगीन था। सुबुक्तगीन की मृत्यु के उपरांत उसके पुत्र महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया।
पुष्यमित्र सिंह द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ किए जाने के बारे में जानकारी किस लेख से मिलती है? तो अयोध्या लेख से मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। पुष्यमित्र शुंग 185 से 149 ईसा पूर्व के विषय में जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है, जो इसके राज्यपाल धनदेव से संबंधित है। इस अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसे संपन्न कराने का श्रेय किसे जाता है? पतंजलि को है। इसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, किसकी? पुष्यमेध शुंग की। निम्न मंदिरों के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर, गंगकोंड चोलपुरम मंदिर, महाबलीपुरम का तटीय मंदिर और सप्तगुप्ता मंदिर। तो सबसे पहले सप्तगुप्ता मंदिर है, जो कि मामल्य शैली में बना है 640 से 674 नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। दूसरा है महाबलीपुरम का तटीय मंदिर, जो कि 674 से 800 ईस्वी में नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में बना। और बृहदेश्वर मंदिर 1004 से 1009 ईस्वी के बीच राजा राज चोल के शासनकाल में बना। गंगईकोंड चोलपुरम मंदिर 1012 से 1044 तक राजेंद्र चोल के शासनकाल में बना। सप्तपगोड़ा, फिर उसके बाद महाबलीपुरम, उसके बाद बृहदेश्वर और उसके बाद गंगईकोंड चोलपुरम। मध्यकाल में संगीत व संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों का फारसी में अनुवाद किया गया। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं, जिन्हें समा कहा जाता था, के शौकीन थे। उनमें से बताना है कौन सा कथन सही है। दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं है। अगला है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लें। मध्यकाल में संगीत व संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों पर फारसी में अनुवाद हुआ है। इस काल में फिरोज तुगलक से लेकर जहांगीर शाहजहां के काल में अनेक पुस्तकों का अनुवाद हुआ। आरंभिक चिश्ती संत संगीत के समर्थक थे तथा संगीत को ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम मानते थे। इस प्रकार कथन कारण दोनों सही है, लेकिन कारण कथन की व्याख्या नहीं करता। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? तो नानादेशी और मणिग्राम दोनों संबंधित थी। दक्षिण भारत में विदेशी व्यापार से संबंधित संस्था अभिलेखों में नानादेशी तथा मणिग्रामम दोनों का उल्लेख मिलता है, और यूपीपीसीएस ने भी दोनों को उत्तर माना था। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? अदीना मस्जिद मांडू में नहीं, पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाजा मस्जिद जौनपुर में है। दक्षिण दरवाजा गौड़ में है और 3 दरवाजा अहमदाबाद में है। अदीना मस्जिद पश्चिम बंगाल का निर्माण बंगाल के शासक सिकंदर शाह ने 1360 ईस्वी के आसपास करवाया था। इसने करवाया था सिकंदर शाह ने। कब करवाया था? 1360 में। कौन सुमेलित नहीं है? ये नहीं है तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, वरना क्वेश्चन अक्सर गलत हो जाते हैं। तो देवगिरी के शासक शंकर देव थे, सही है। वारंगल के रामचंद्र थे, ये गलत है। होयसाल के वीर बल्लाल सही है, और मदुरा के वीर पांड्या सही है। देवगिरी के शंकर देव या रामचंद्र देव थे। वारंगल के कौन थे? प्रताप रुद्रदेव, ना कि रामचंद्र। होयसाल के थे वीर बल्लाल और मदुरा के थे वीर पांड्य। शंकर देव राजा रामचंद्र देव के पुत्र था, जो 1310 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरुल मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो सलीमा सुल्तान ने। दिल्ली के पुराना किला के सामने खैरुला मंजिल नामक मस्जिद का निर्माण महामंगा ने 1561 ईस्वी में करवाया था। महामंगा अकबर की संरक्षिका थी। इस मस्जिद के निर्माण में उनकी सहायता शिहाबुद्दीन अहमद नामक एक प्रभावशाली मंत्री ने की थी। निम्नलिखित विवरणों में से कौन सुमेलित नहीं है? ध्रुवदास की भगत नामावली है, सही है। नावादास की भक्तमाल भी सही है। रसखान की रसिकप्रिया रसखान की नहीं, केशवदास की है। उस्मान की चित्रावली सही है। तो ध्रुवदास ने भगत नामावली, भक्तमाल, केशवदास रसिकप्रिया, उस्मान चित्रावली, रसखान प्रेम वाटिका। निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करें। मोहम्मद शाह, जहांदर शाह, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह। सबसे पहले था जहांदर शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद अहमद शाह, फिर आलमगीर द्वितीय। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जहांदर शाह 1712 से 13, मोहम्मद शाह 1719 से 48,
अहमद शाह 1748 से 54 और आलमगीर द्वितीय 1754 से 59। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ है। परगना के समानार्थी, सरकार के समानार्थी, सूबा एवं परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाइयां, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में सरकार उन जिलों और परगनों के बीच की एक इकाई का निर्माण किया गया जिसे चकला कहा गया। इसके अंतर्गत कुछ परगने आते थे, लेकिन ये सरकार के समानार्थी नहीं था। सुरक्षा के लिए मराठों के राजस्व के दावों को किस नाम से जाना जाता था? तो चौथ। मराठी जो है सुरक्षा के बदले चौथ नामक कर वसूल करते थे। भूमि कर के अतिरिक्त शिवाजी की आय का एक अन्य प्रमुख साधन क्या था? चौथ था। ये पड़ोसी राज्यों से वसूल की जाती थी। इसकी मात्रा राज्य की आय की 1/4 होती थी। इस कर के बदले में पड़ोसी राज्यों को शिवाजी के आक्रमण तथा लूटपाट से बचने का आश्वासन प्राप्त हो जाता था, जबकि सरदेशमुखी कर पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। यह उस प्रदेश के भूमि कर का 1/10 से 10% होता था। सरदेशमुखी वसूली करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि वे महाराष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख थे। अगला प्रश्न है 1857 और 19वीं शताब्दी के जन आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? स्थान नेतृत्वकर्ता, संबलपुर के सुंदर शाही सही है। गंजाम की राधा कृष्ण दंड सेन सही है। कश्मीर के गुलाब सिंह सही है। लखनऊ के लियाकत अली गलत है, क्योंकि लखनऊ की बेगम हजरत महल थी। इलाहाबाद से थे लियाकत अली। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। हंटर आयोग, सैडलर आयोग, वुड का घोषणा पत्र और सार्जेंट योजना। सबसे पहले वुड डिस्पैच आया था 1854 में। उसके बाद हंटर आयोग आया 1882 में, सैडलर आयोग 1917 में और सार्जेंट 1944 में। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? संथाल विद्रोह 1855 सही है। कोड 1831 सही है। खासी 1829 सही है। अहोम 1815 ना होकर 1828 है। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन कारण वाला प्रश्न है। तो 1946 में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए ली गई अपनी स्वीकृति वापस ले ली थी। सही है। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग शामिल हुई थी। तो ये भी सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं करता, तो इसका जवाब हो जाएगा बी। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैट्रिक लॉरेंस। प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान के लिए अपनी स्वीकृति दे दी थी, परंतु बाद में अपनी स्वीकृति वापस ले ली। 16 अगस्त 1946 को लीग ने सीधे कार्रवाई दिवस की शुरुआत की। अगर कथन ये सही है। 24 अगस्त 1946 को पंडित नेहरू के नेतृत्व में भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई, जिसमें लीग शामिल नहीं थी, परंतु 26 अक्टूबर 1946 को अंतरिम सरकार में 3 मूल सदस्यों के स्थान पर लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सरकार के साथ सहयोग का सूचक नहीं था, बल्कि अपनी पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थनिहित प्रयास था। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों की संस्था कहकर उपहास उड़ाया था? तो लॉर्ड डफरिन ने। लॉर्ड डफरिन 1884 में लॉर्ड रिपन के बाद भारत का वायसराय बनकर आया। यह 1884 से 1888 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल रहा। डफरिन के कार्यकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1885 में बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। इसी के उपहास करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना की थी? तो विनायक दामोदर सावरकर ने। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1899 में स्थापित मित्र मेलन नामक कालांतर में अभिनव भारत समाज के रूप में प्रसिद्ध हुई। अभिनव भारत समाज की शाखाएं
महाराष्ट्र और मध्य प्रांत में के कई इलाकों में सक्रिय थी। संस्था के मुख्य सदस्य अनंत लक्ष्मण कांडरे, जिन्होंने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या कर दी थी। उल्लेखनीय है कि बालेंद्र कुमार घोष ने 1906 में कलकत्ता में युगांतर नामक संस्था तथा भगत सिंह ने 1926 में पंजाब में भारत नौजवान सभा की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो कुंचिकल। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुंचिकल जलप्रपात कर्नाटक की वाराही नदी पर है, जबकि जोड़ कर्नाटक की शरावती नदी पर है। इसे महात्मा गांधी या जोग गोरसपा जलप्रपात भी कहते हैं। भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की। गुजरात की तटरेखा है 1214, आंध्र प्रदेश की 973, तमिलनाडु की 960, केरल की 560। कुल तटीय रेखा कितनी है भारत की? 75-15। सर्वाधिक लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। ये राज्य को सबसे ऊंची चोटियों से मिलाना है, तो केरल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। ए का हो जाएगा 3, बस उसी से आंसर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3, सी। नागालैंड की सारमाती, उत्तराखंड की नंदा देवी और तमिलनाडु की डोडा बेटा। राजस्थान मरुस्थल और थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? तो प्लियोसीन का। सॉरी, प्लियोसीन का नहीं, राजस्थान मरुस्थल इसका विस्तार है। प्लीटोस्टीन और अभिनव जमाव का विस्तार है। भारत में निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? गोदावरी निकलती है, कावेरी और कवान भी निकलती है, लेकिन ताप्ती नहीं निकलती। ताप्ती अरब सागर में गिरती है। ताप्ती मध्य प्रदेश के मुल्ताई नामक स्थान के पास से सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और ब्रंश घाटी में प्रवाहित होते हुए अरब सागर में मिल जाती है। गोदावरी पश्चिमी घाट में स्थित त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र की पहाड़ी से निकलती है और बंगाली खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी ब्रह्मगिरी कर्नाटक पहाड़ी से निकलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। वनस्पति जलवायु का सही सूचक है। कथन संबंधित है कोपेन से। कोपेन द्वारा जलवायु का वर्गीकरण सर्वप्रथम 1900 में प्रस्तुत किया गया था। इनकी जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति प्रदेश था। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? काली मिट्टी स्थानीय भाषा में रेगूर कहा जाता है, सही है। वेब के अनुसार रेगूर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती, सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता नमी धारण करना उच्च होती हिमालयी क्षेत्रों में पाई जाती है, तो काली मिट्टी हिमालयी क्षेत्रों में नहीं पाई जाती। कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और मध्य प्रदेश के क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सड़क की लंबाई में प्रथम पायदान पर है? तो महाराष्ट्र। निम्नलिखित में से कौन मृदा से संबंधित है? तो इडेफिक मृदा से संबंधित है। क्लाइमेटिक मौसम में जलवायु से। बायोटिक जैविक घटना पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जीव जंतुओं से संबंधित है। वहीं टोपोग्राफी यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें पृथ्वी या इसके किसी अन्य ग्रह, उपग्रह, क्षुद्रग्रह, आकार व आकृति का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें पंपास का मैदान है? तो पंपास अर्जेंटीना में है। पंपास घास के मैदान दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के अर्जेंटीना में। ये शीतोष्ण घास के मैदान है। सवाना अफ्रीका, लानोस वेनेजुएला, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, स्टेपी यूरेशिया। इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। भारत में इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य केरल है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन केरल के अलप्पुझा तथा काली मिर्च का इडुक्की जिले में होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मरुस्थल देश। सोनोरन यूएसए में है। टकलामकान चीन में है। काराकम तुर्कमेनिस्तान, गिब्सन ब्राजील में ना होकर ऑस्ट्रेलिया में है। वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है सामाजिक विकास पर, राजनीतिक विकास पर, परिवहन और संचार के विकास पर, यस। अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर नहीं। वैश्विक गांव की संकल्पना, क्योंकि जब परिवहन और संचार ज़्यादा बढ़ जाता है तो एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान हो जाता है, इसीलिए उसको वैश्विक गांव की संकल्पना दी जाती है। निम्नलिखित नदियों में से किसके मुहाने पर पक्षी के पंजे का आकार का डेल्टा बनता है? तो मिसिसिपी। पक्षी के पंजे की आकृति के डेल्टा का निर्माण नदी निर्माण के जमावों से होता है। मिसिसिपी नदी का डेल्टा इसका उदाहरण है। मिसिसिपी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई
3730 है। यह नदी इटास्का नामक झील से निकलती है और मेक्सिको खाड़ी में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक है? चिली। विश्व में आयोडीन का सबसे
गरीबी एवं बेरोजगारी। निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकास किया गया था? तो यूएनडीपी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, स्वास्थ्य, शिक्षा व जीवन के स्तर के आधार पर तैयार किया जाने वाला यूएनडीपी का सूचकांक है, जिसका मान 0 से 1 के बीच होता है। 1990 में यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक विकसित किया गया था, जिसका श्रेय पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और इंगे कौल को जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? तो मनरेगा। ग्रामीण बेरोजगारी, भूख और गरीबी से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में से किया है। यह भारत के ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है। इस योजना के तहत चयनित जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को वर्ष में कम से कम 100 दिन अकुशल श्रम वाले रोजगार की गारंटी दी गई है। 1 अप्रैल 2008 से इस योजना को संपूर्ण देश में लागू कर दिया गया है। वर्ष 2009 में महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति गठित की गई थी? तो हाशिम समिति। भारत में नगरीय क्षेत्र में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए प्रोफेसर आर.एम. हाशिम की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग करता था, वर्तमान में 2015 से नीति आयोग कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है? तो आय की विषमता को लॉरेंज वक्र द्वारा मापा जाता है। आय के वितरण की में व्याप्त विषमताओं को प्रदर्शित करने वाला वक्र लॉरेंज वक्र कहलाता है। इसके अंतर्गत किसी भी देश में व्यक्तिगत आय की प्रतिशत वितरण की संचयी रूप से शीर्ष स्तर पर रखते हुए परिवारों की प्रतिशत को संचयी रूप से क्षैतिज स्तर पर रखकर ज्ञात किया जाता है। भारत में निम्नलिखित 5 वर्षीय योजनाओं में से किसका मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय संपोषणीय वृद्धि था। 9वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य ध्येय था न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, वहीं 10वीं का था गरीबी बेरोजगारी समाप्त करना, 11वीं का था तीव्रतर समावेशी विकास से संबंधित। भारत में प्रत्यक्ष कर कोड किससे संबंधित है? प्रत्यक्ष कर कोड इनकम टैक्स से संबंधित होता है। बिक्री कर, सेवा कर, उत्पाद कर, अप्रत्यक्ष कर 1 जुलाई 2017 से संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू कर दिया गया। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेम रोजेंटेन द्वारा किया गया? एक्सरे मशीन। एक्सरे मशीन की खोज सर्वप्रथम विल्हेम रोजेंटेन द्वारा 1895 में की गई। रेडियो की खोज 1890 में इटालियन वैज्ञानिक जी मार्कोनी ने किया था, जबकि बिजली के बल्ब की खोज थॉमस एडिसन ने की थी। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी खोज अधिकतम होती है? एक्स किरण। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? सिलिकॉन। यांत्रिक तरंगों के अतिरिक्त अन्य प्रकार की तरंगें भी होती हैं जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती तथा वे तरंग निर्वात में संचरित हो सकती हैं। इन्हें विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं, जैसे प्रकाश तरंग, एक्स तरंग आदि। विकल्प में दी गई विद्युत चुम्बकीय तरंगों को निम्नलिखित श्रेणियों में प्रदर्शित किया गया है। एक्स किरण रोन्टगेन ने खोज की थी। तरंग दैर्ध्य परिसर 10 से 10⁻8, आवृत्ति 10⁻18 से 10⁻16। चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में इन किरणों का उपयोग होता है। वहीं परावैंगनी किरणों की खोज रिटर ने की थी। इनकी परास है 10⁻8 से -7, आवृत्ति है 16 से 14 और सिकाई करने, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने, बैक्टीरिया को नष्ट करने में इनका उपयोग होता है। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। इनकी परास की आवृत्ति है, इसमें हमें वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। अवरक्त हर्शेल ने की थी और इनका जो उपयोग है ऊष्मीय विकिरण में, कोहरे में, फोटोग्राफी में, टीवी रिमोट कंट्रोल आदि में होता है। अतः एक्सरे किरण की ऊर्जा अधिकतम होती है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत चालकता चालक एवं अचालक पदार्थों के बीच होती है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, सेलेनियम अर्धचालक के उदाहरण है। उल्लेखनीय है कि अर्धचालक पदार्थों को विद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर बढ़ती है और ताप घटने पर घटती है।
निम्नलिखित में से कौन सामान्य परिस्थितियों में वृत्त के पत्तों की सरसराहट तो 20 डेसिबल। किसी वस्तु से उत्पन्न सामान्य आवाज को ध्वनि कहते हैं। जब ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है तो उसे शोर कहते हैं। वृक्ष के पत्तों की सरसराहट 20 डेसिबल के स्तर को प्रदर्शित करता है। कुछ अन्य ध्वनि शोर और ध्वनि डेसिबल स्तर निम्न है। फुसफुसाहट 30 डेसिबल, कमरे शांत, कार्यालय की ध्वनि 40 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, जेट इंजन की आवाज 120 डेसिबल, रॉकेट इंजन 180 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसका वेग अधिकतम होता है तो प्रकाश का। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। उपरोक्त किरणों में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश तरंगें विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं, इसीलिए इन तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। ग्लोबल वार्मिंग को वैश्विक तापमान या हरित गृह प्रभाव कहा जाता है। इसकी संकल्पना 1824 में जोसेफ फोरियर ने दी थी। ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक क्रिया है जिसके द्वारा किसी ग्रह उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें उस ग्रह उपग्रह के वातावरण के ताप में वृद्धि करने में मदद करती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें हैं जल वाष्प, CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है तो इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। ध्वनि एक प्रकार का कंपन या विक्षोभ है जो किसी ठोस द्रव या गैस से होकर संचारित होती है। ध्वनि का वेग ठोसों में सबसे अधिक, द्रवों में उससे कम, गैसों में सबसे कम होता है। निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं हो सकता। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसके संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है तो मीथेन। प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम कुओं से निकलती है। प्राकृतिक गैस में मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि गैसें शामिल हैं, जिसमें मीथेन की भागीदारी 80 to 90% होती है। मीथेन एक सरलतम हाइड्रोकार्बन है। यह दलदली क्षेत्र में पाई जाती है। इसे मार्श गैस भी कहते हैं। मीथेन निम्न में से किससे निकलती है उत्सर्जित होती है तो धान के खेतों से भी निकलती है, दीमक से भी निकलती है, तो दोनों से निकलती है मीथेन। मीथेन गैस को वैश्विक तापमान में 20% का योगदान है। मीथेन अपूर्ण अपघटन का उत्पाद है। ये एवं अनोक्सी दशाएं मेथनोजन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होती है। दीमक सेल्यूलोज का पाचन करते हैं, इस क्रम में मीथेन का उत्पादन करते हैं। इसके अतिरिक्त मीथेन का उत्सर्जन धान के खेतों से, जुगाली करने वाले पशुओं से, कोयला खनन आदि से होता है। ग्रेफीन क्या होता है? ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। ग्रेफीन कार्बन का नैनो प्रतिरूप है। कार्बन का द्विआयामी रूप है जिसमें षटकोणीय जाली में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की एक परत होती है। ग्रेफीन की खोज आंद्रे जीन और कॉन्स्टेंटिन नोवासलोव ने की थी। धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है तो पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पेरॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट होता है धुएं में जो आंखों को प्रभावित करता है। स्मोक। धुएं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक PEN है। ये प्रकाश एवं रासायनिक धूम्र में मौजूद एक द्वितीयक प्रदूषक है जो कि आंखों में सर्वाधिक जलन उत्पन्न करता है। पर्यावरण में नवजात ऑक्सीजन सूर्य की तीव्र प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के एक अणु के साथ ओजोन बनाती है। तत्पश्चात ओजोन पत्तियों के खुले रंध्रों द्वारा मेसोफिल कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। यह कोशिकाओं में उपस्थित जल से क्रिया करके हानिकारक परऑक्सिल मूलक जैसे O2 नेगेटिव, OH, OH2 आदि का निर्माण करती है। परऑक्सी मूलक या तो ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर ओजोन बना लेते हैं अथवा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से मिलकर पेरॉक्सिटिल नाइट्रेट का निर्माण करते हैं। उपरोक्त घटनाओं को पृथ्वी पर उनके उत्पन्न होने के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नीचे दिया गया है, इसका बाद में पढ़ेंगे इस क्वेश्चन को। पहले अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत होता है आंवला, ऑरेंज, नींबू। विटामिन सी का आंवले में संतरे से ज्यादा विटामिन सी होता है और विटामिन सी खट्टे फलों जैसे करौंदा, नींबू, मौसमी में पाया जाता है। रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। डीएनए की द्विकेंद्रीय संरचना दी थी तो वॉटसन और क्रिक ने 1953 में डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड की
द्विकुंडी संरचना का प्रतिपादन किया था। इन्होंने वर्ष 1962 में चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया था। डॉक्टर हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारतीय मूल के पहले वैज्ञानिक थे। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? रेंटिन पनीर सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिड सही है। गोल्डन चावल विटामिन ए। ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, न कि ट्रोपोस्फीयर में। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला सरीसृप, कटे कवच, स्तनधारी। तो सबसे पहले आए कीट वाले जीव, फिर कीट, फिर सरीसृप और उसके बाद आए स्तनधारी। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा किसकी किस्में हैं? अंगूर की। निम्नलिखित ग्रहों में से कौन जीवन में अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है? तो मंगल। दिए गए विकल्पों में से केवल मंगल ग्रह जीवन के अस्तित्व के लिए उपयुक्त हो सकता है। नासा के वैज्ञानिकों के अनुसार इस ग्रह के लवणीय जल में इतनी ऑक्सीजन उपस्थित है जो सूक्ष्म जीवों के जीवन के लिए पर्याप्त होगी। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी करता है। इस ग्रह का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है। कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो मोती कीटों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि मोलास्का संघ के जैव जीव पिंक टेरा पल ओस्टर से प्राप्त होता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टल रूप से कैल्शियम कार्बोनेट है। रेशम के कीट से रेशम प्राप्त होती है। रेशम के कीट शहतूत के पत्तों में पनपता है। कैरिया लैका लेसिपर लैका नामक कीट से लाख प्राप्त होती है। कौन मानव जनित जीवों का एक उदाहरण है? तो फसली भूमि। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र जीवों कहलाते हैं। फसली भूमि को कृत्रिम या मानव जनित जीवों को उदाहरण माना जाता है। शेष प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। कौन कौन से? जल तंत्र, घास तंत्र, वर्षावन, ये सब प्राकृतिक जीवों के उदाहरण हैं। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन डायवर्सिटी कहाँ बन रहा है? जामनगर, गुजरात। यह केंद्र तटीय क्षेत्रों की जैव विविधता की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मॉडल से बनने वाला पहला शोध संस्थान है। निम्नलिखित भारतीय मौसम विज्ञान मुख्यालय को उनके कालक्रम के अनुसार बनाइए। सबसे पहले कलकत्ता में 1875 में, शिमला में 1905, वहीं पुणे में 1928 और नई दिल्ली में 1944। दाचिगम राष्ट्रीय उद्यान किससे संबंधित है? कस्तूरी मृग, गोल्डन ऑरियल, येलो थ्रोटेड मॉर्टन। तो हंगुल कश्मीरी स्टैग से संबंधित है, जम्मू कश्मीर में। दाचिग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। यह राष्ट्रीय उद्यान हंगुल या कश्मीरी स्टैग के निवास के तौर पर जाना जाता है। इस उद्यान में हिमालयी नमशीतोष्ण सदाबहार नम पर्णपाती वृक्ष, झाड़ियां, देवदार, चीड़, शाहबलूत, ओक इत्यादि पाए जाते हैं। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। जैव विविधता से तात्पर्य पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता से। जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में किया था। जैव विविधता के मुद्दों के प्रचार प्रसार के लिए प्रत्येक वर्ष 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। यह दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत है। वर्ष 2021 की थीम वी आर नॉट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन थी। सूर्य के प्रकाश में परावैंगनी विकिरण अभिक्रिया निम्न में से क्या पैदा करती है? तो ओजोन। ऑक्सीजन अणुओं द्वारा सौर के प्रकाश में परावैंगनी क्रिया के साथ ऑक्सीजन अभिक्रिया से ओजोन का निर्माण होता है। उल्लेखनीय है कि समताप मंडल में इसी प्रकार ओजोन का निर्माण होता है। वैश्विक ऊष्मन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसकी बारंबारता और प्रचंडता बढ़ रही है? तो तूफान, चक्रवात, बवंडर सबकी बढ़ रही है। सौरमंडल में पृथ्वी की सतह के करीब वातावरण के औसत तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं, जिसके कारण वैश्विक जलवायु प्रतिरूप में परिवर्तन परिलक्षित हो रहा है। इसका बढ़ता समुद्र स्तर, प्रचंड तूफान, बर्फ, हिम की कमी, वर्षा एवं हिम पैटर्न में बदलाव, चक्रवात, बवंडर आदि की बारंबारता एवं प्रचंडता बढ़ रही है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बांदीपुर कर्नाटक सही है, मानस असम, पेरियार केरल, सिडनीपाल उड़ीसा है, न कि मध्य प्रदेश। तो इसका हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से कौन स्ववासन संरक्षण नीति रणनीति का उदाहरण नहीं है? जैव मंडल आर इन सिटू है और वनस्पतिक बाग ये इन सिटू नहीं है, ये एक्स सिटू है।
राष्ट्रीय उद्यान भी इन सीटू है और पवित्र वन भी इन सीटू का उदाहरण है। जीव जंतुओं वनस्पतियों को उनके प्राकृतिक आवास में संरक्षण स्वस्थान संरक्षण कहलाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत सभी घटक प्राणियों के लिए अनुकूल परिस्थितियां तैयार की जाती हैं। स्व स्थानीय संरक्षण विधि द्वारा एक विशेष क्षेत्र एक साथ कई प्रजातियों को संरक्षित किया जाता है। स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, आरक्षित जैव मंडल, पवित्र उपवन आदि का निर्माण किया जाता है। उल्लेखनीय है कि वानस्पतिक वन आदि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, न कि स्वस्थानीय संरक्षण का। वर्तमान जनसंख्या के सूखों के परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा व अन्य संसाधन की बचत निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा की परिभाषा है? तो सतत विकास की परिभाषा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्तमान जनसंख्या के सुखों का परित्याग किए बिना भविष्य के लिए ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत संपोषणीय विकास का उदाहरण है। यह संसाधनों के उपयोग का एक आदर्श मॉडल है जिसके अंतर्गत पर्यावरण और आर्थिक विकास में सामंजस्य कायम रहता है। इस अवधारणा की शुरुआत 1962 में रचेल कार्सन की पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग से मानी जाती है, जबकि वास्तविक रूप से इसे 1987 में वेटलैंड आयोग की रिपोर्ट आर कॉमन फ्यूचर हमारा साझा भविष्य के साथ हुआ था। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की COP21 कहाँ हुई थी? तो पेरिस में हुई थी 2015 में, 30 नवंबर से 22 दिसंबर के मध्य। 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सभी पक्षों की बैठक का 21वां सत्र था। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। ग्रीन पीस व्यापार चेतना का विश्वव्यापी आंदोलन है। इसकी स्थापना 1971 में कनाडा के वैंकूवर में हुई थी। तात्कालिक रूप से अमेरिका के अलास्का में नाभिकीय अधिकारियों के परीक्षण के विरोध करने के लिए बनी थी, परंतु बाद में इसका उद्देश्य व्यापक रूप से पर्यावरण की सुरक्षा होता गया। इसका मुख्यालय नीदरलैंड एम्स्टर्डम में है। निम्नलिखित में से कौन द्वितीय प्रदूषक है? तो स्मोक द्वितीय प्रदूषक है। जब वायु गंधक और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों को फैलाती है तो द्वितीय प्रदूषक बनते हैं। दूसरे शब्दों में ऐसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों और साधारण बातचीत पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, पैन, स्मॉग द्वितीय प्रदूषक है। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब लोकार्पित की गई? 2008 में। जलवायु परिवर्तन पर भारत की प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना 2008 में लोकार्पित की गई थी। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा नई दिल्ली में इस कार्य योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कार्य योजना में निर्वाह योग्य विकास के भारत के दृष्टिकोण और उनके कदम को शामिल किया गया। इसे प्रभावपूर्ण ढंग से क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक है। सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो सागरीय। सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र महासागरों का माना जाता है। किसी क्षेत्र के सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से पारतंत्र का निर्माण करते हैं। वस्तुतः पारतंत्र जैविक अजैविक घटकों से मिलकर बनी हुई एक अवधारणा है। पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत जैविक संगठनों को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है, स्वपोषित और परपोषित। निम्नलिखित पारिस्थितिकी तंत्र में से किसमें प्रजातीय विविधता सापेक्षता काफी अधिक होती है? कोरल रीफ में और उष्णकटिबंधीय वर्षावन दोनों में काफी अधिक होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। दूसरी ओर अधिकांश लोगों का मानना है कि प्रवाल वृत्ति में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि प्रवाल में 1 लाख से भी ज्यादा प्रजातियां हैं, जिसमें से केवल 10% प्रजातियों का ही अध्ययन हो पाया है। यूपीपीसीएस में बी और सी इस दोनों को इसका उत्तर। इंसिनरेटर्स के प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? कूड़ा कचरे को जलाने के लिए। इंसिनरेटर्स का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। इसमें पशुओं के मृत शरीरों को भी जलाने की व्यवस्था है। इंसिनरेटर्स की शाब्दिक अर्थ होता है जलाना। इसे स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय कूड़े घरों से जोड़कर लगाया जा रहा है। पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक गिद्धों को लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो डिक्लोफिनेक। डिक्लोफिनेक एक दर्द निवारक दवा है जिसका उपयोग पशुओं और मनुष्यों के लिए दर्द निवारक के रूप में किया जाता है। डिक्लोफिनेक सोडियम दवा के उपयोग के दौरान यदि पशु मर जाता है तो उसे मरे हुए पशु
का मांस गिद्ध खा लेते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। दवा के प्रभाव में वर्तमान में 97% गिद्ध प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग निम्नलिखित में से किस मार्ग से नहीं जुड़ेगा? तो बस्ती लखनऊ के चंद्रसराय के गाजीपुर के हैदरिया तक 341 किलोमीटर लंबाई 6 लेन वाला पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग यूपी के 9 जिलों के निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करेगा। 16 नवंबर 2021 तक को प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित पूर्वांचल मार्ग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, बाराबंकी, फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से गुजरेगा। सुल्तानपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी और 34 मीटर चौड़ी हवाई पट्टी भी तैयार की गई है। निम्नलिखित देशों में से कौन सा 2015 में सर्वाधिक CO2 का उत्सर्जक था? तो चीन। 2015 में कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के मामले में चीन पहले स्थान पर है, जबकि अमेरिका दूसरे पे। 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप कुल कितनी टीमों ने भाग लिया? 32। 14 जून से 15 जुलाई 2018 तक रूस में आयोजित फीफा विश्व कप में 21वें संस्करण में कुल 32 देशों ने भाग लिया। 15 जुलाई 2018 को मॉस्को के लुझनिकी स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में फ्रांस के क्रोएशिया के 4-2 से पराजित कर खिताब अपने नाम किया है। वाइस ऑफ फुटबॉल 2022 में कतर में होगा। निम्नलिखित ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करता? तो सौर ऊर्जा पर्यावरणीय प्रदूषण नहीं उत्पन्न करती है। निम्नलिखित देशों में से किस में प्रधानमंत्री ने 11 मई 2018 को रामायण सर्किट की शुरुआत की थी? तो नेपाल में की थी। कुल 15 स्थानों को चिन्हित किया गया था। उत्तर प्रदेश में अयोध्या, चित्रकूट और श्रृंगवेपुर, बिहार में सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मध्य प्रदेश में चित्रकूट, पश्चिम बंगाल में नंदीग्राम, उड़ीसा में महेंद्रगिरी, छत्तीसगढ़ में जगदलपुर, तेलंगाना में भद्राचलम, तमिलनाडु में रामेश्वरम, कर्नाटक में हम्पी और महाराष्ट्र में नागपुर व नासिक रामायण सर्किट के अंतर्गत। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय 2018 में प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस नगर को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो दिल्ली। वैश्विक शांति सूचकांक 2018 में भारत की रैंकिंग 136वीं थी। संयुक्त राष्ट्र के ई गवर्नमेंट सूचकांक 2018 में भारत का स्थान 96 था। निम्नलिखित राज्यों में से कौन मई जून 2018 में निपाह वायरस के प्रकोप के कारण चर्चा में रहा था? तो केरल रहा था। 15वां प्रवासी भारतीय दिवस किस शहर में आयोजित किया गया था? तो बनारस में किया गया था। 4 जुलाई 2018 से धान का प्रति कुंटल न्यूनतम MSP 2018-19 के दौरान कितना था? 1750 था। 10th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2018 साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। जुलाई 2018 में पाकिस्तान का संसदीय चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बने थे इमरान खान। राष्ट्रीय पर्यावरण परिवार स्वास्थ्य कार्यक्रम NFHS 2015-16 के अनुसार भारत की वर्तमान में कुल प्रजनन दर थी 2018 में तो 2.2। निम्न में से किसने 2018 में मैग्सेसे पुरस्कार जीता था? तो भारत वाटवानी, सोनम वांगचुक दोनों ने जीता था। बहुत ANC। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना था भारत का? तो 21.54 2017 की रिपोर्ट के अनुसार। निम्नलिखित में से किसमें ओजोन को सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर में मिलती है। पृथ्वी के वायुमंडल में समताप मंडल के अंतर्गत स्ट्रेटोस्फीयर प्राकृतिक ओजोन की एक निकला है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक UV रेज की रक्षा के लिए आवरण का कार्य करती है। उल्लेखनीय है कि ओजोन का 10% भाग क्षोभ मंडल में, 90% समताप मंडल में पाया जाता है। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी की 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है, परंतु परत के रूप में इसका संकेंद्रण मुख्य रूप से 25 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। पनामा पेपर्स के आधार पर भ्रष्टाचार के लिए किस प्रधानमंत्री को 10 वर्ष की जेल की सजा हुई थी? तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को। समलैंगिकता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो सेक्शन 377। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने 6 सितंबर 2018 को दिए गए अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया था। इसके अनुसार आपसी सहमति से दो वयस्कों के बीच बनाए गए समलैंगिक संबंधों
भारतीय दंड संहिता 377 से संबंधित है। उल्लेखनीय है 377 को पहली बार कोर्ट ने 1994 में चुनौती दी थी। 24 साल और कई अपीलों के बाद सुप्रीम कोर्ट के 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि जैसा भी हो उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को सम्मान से जीने का अधिकार है। जुलाई 2018 में प्रकाशित नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन में किस राज्य में 40 से अधिक अवैध शरणार्थी पाए गए? तो असम में। एंड्रेज मैनुअल लोपेज जुलाई 2000 में किस देश के राष्ट्रपति बने? मैक्सिको। जुलाई 2018 में निम्न में से किसी सफर गुणवत्ता वायु पूर्वानुमान प्रणाली का उद्घाटन किया था? तो डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया था। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी जैविक आपदा घोषित की गई है? तो गोमती। गोमती नदी को जैविक आपदा और जबकि यमुना नदी को जैविक मरुस्थल कहते हैं। इम्पोर्टेंट। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एक विशाल भूमिगत झील का पता किस ग्रह पर लगा है? मंगल पर। अमेरिकी पत्रिका विज्ञान द्वारा 26 जुलाई 2018 को जारी रिपोर्ट के अनुसार मंगल पर विशाल भूमिगत झील का पता लगा है। मार्टिन बर्फ की एक परत के नीचे झील लगभग 20 किलोमीटर चौड़ी है। मैकमोहन सीमा किस किस के मध्य है? भारत और चीन के मध्य 1140 किलोमीटर लंबी है। इस रेखा को 1914 में खींचा गया था। भारत पाकिस्तान के मध्य की रेखा को रेड क्लिफ कहते हैं। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों में से किसे स्मार्ट सिटी विकास कार्यक्रम केंद्रीय सरकार द्वारा नहीं चुना गया? तो गाजियाबाद को नहीं चुना गया था। 13 शहरों को चुना गया था। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, आगरा, अलीगढ़, झांसी, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उत्तर कोरिया के नेता जिम कोंग से 12 जून 2018 को किस देश से मुलाकात की थी? तो सिंगापुर में की थी। बाघ परियोजना कब शुरू की गई थी? 1972 73। 72 ऑप्शन था तो 72 ही लगाएंगे, वैसे 73 में शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जी सकता है? तो कंगारू चूहा। विकल्प में दिए गए सभी जानवरों में मरुस्थल में जीवित रहने के लिए अनुकूल है, अर्थात बिना पानी पिए कुछ नहीं रह सकते हैं, परंतु इन सभी में उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान का मूल निवासी कंगारू चूहा बिना पानी पिए लंबी अवधि तक रह सकता है। 2017 के राष्ट्रपति चुनाव में यूपीए के उम्मीदवार कौन थे? तो सुश्री मीरा कुमार थी यूपीए से राष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवार। नॉर्मन बोरलो को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया? शांति। नॉर्मन अनरेस्ट बोरलो नोबेल पुरस्कार जीता एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक हैं जिन्हें हरित क्रांति का पिता माना जाता है। इनके नवीन प्रयोगों ने अनाज की समस्या से जूझ रहे भारत सहित अनेक विकासशील देशों में हरित क्रांति का प्रवर्तन करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इन्हें वर्ष 1970 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के लिए प्रदान किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगाड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया थे। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर की गई थी। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार हैं। निम्नलिखित में से किसी जेबी नेल्लिकार के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? तो ज्योतिष को नहीं माना जाता। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था है? तो नीति आयोग है। इसे 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बनाए। वित्त आयोग 280 और निर्वाचन आयोग को अनुच्छेद 324 के अंतर्गत बनाया गया है। ढींग एक्सप्रेस हिमा दास का मुंह बोला नाम है। विश्व प्रसिद्ध वेंकटेश्वर तिरुपति मंदिर किन पहाड़ियों में है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। ये तिरुमला की पहाड़ियों पर है, जो कि ऑप्शन में है ही नहीं, क्योंकि शिवराज सलीम जनपद और जवादी तमिलनाडु में, बिलिंगिरी दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और तमिलनाडु में स्थित है। मैरी कॉम को सितंबर 2018 में किसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था? तो बीएसएनएल का। निम्नलिखित देशों में से प्रति गाय दुग्ध औसत सबसे ज्यादा कहाँ है? तो डेनमार्क में था 2017 में। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस
भारत और रूस। मिसाइल 16 जुलाई 2018 तथा 21 मई 2018 को सफल परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण केंद्र से किया गया था। इस मिसाइल का जीवन काल स्वदेशी तकनीक से 10 वर्ष से बढ़कर 15 वर्ष किया गया है। उल्लेखनीय है कि नई ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 350 व्यास 670 और वजन 3 टन है। इसकी मारक वहन क्षमता 200 किलोग्राम है। भारत सरकार द्वारा घोषित एबीसी इंडेक्स किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। अगला है कौन सा सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षेत्र विकासशील देश में करती हैं क्षति, ठीक है। भोपालग्रस्त राज्य मानव निवृत्ति, सही है। भारत आपदा फ्री कंट्री है तो गलत हो जाएगा। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं, सही है। निम्नलिखित में से अशोक चंद्र द्वारा भारत में आर्थिक मंत्रिपरिषद कहा गया योजना आयोग को कहा गया था? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक लिखी थी स्टीफन हॉकिंस ने। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू की है। आइंस्टाइन को निम्न में से किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? प्रकाश वैद्युत सिद्धांत। प्रकाश विश्व प्रसिद्ध भौतिक सर आइंस्टाइन को प्रकाश वैद्युत सिद्धांत के लिए 1921 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा शोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है तो इसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। इसके अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं सापेक्षवाद, द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता का सिद्धांत और ब्राउनी गति का सिद्धांत। भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था? 1985 में की गई थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन स्वतंत्र मंत्रालय 30 जनवरी 2006 को की गई।